स्वागत है आपका दोस्तों KDB लाइव में। मैं हूं फिरदौस गनी। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं किशनगंज AIMIM कार्यालय में। मेरे साथ मौजूद हैं AIMIM बिहार प्रदेश अध्यक्ष अमोड़ विधायक अख्तरुल ईमान साहब। अभी हम सर से आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव प्लस करंट अभी कुछ मुद्दे हैं जिस पर हम दोनों बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है KDB लाइव। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, अभी राज्य स्तरीय अधिवेशन चला AIMIM का पटना में, और क्या उसमें डिस्कशन निकला, क्या 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 चीज़ें होंगी? हाँ, तकरीबन वो राज्य स्तरीय बैठक हम लोगों की बहुत दिनों के बाद और इस मुनज़्ज़म तौर पर नहीं हो पाई थी। अब की बार तकरीबन 25 अजला से हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स पहुँचे वहाँ पर, और वो ज़िले सुदूर का और जो ओहदेदारान थे, हमारे प्रांतीय जो पदाधिकारी थे, उनकी मीटिंग हुई है। और पार्टी को पहले गोया तहलील कर दी गई और विघटन के बाद नए सिरे से फिर तमाम तर पदाधिकारियों को नोटिफाई किया गया है। और वही काम अब जिला में भी होगा और प्रखंड में भी होगा। गोया रिन्यूअल का मामला, रिकन्स्ट्रक्शन का या तस्कील नौ कहिए, पुनर्गठन कहिए, इसको पुनर्गठन का मामला चल रहा है। बड़े जोश और जज्बे से लगभग दिन के 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक पूरे मजबूती के साथ कार्यकर्ताओं ने बड़ी दिलचस्पी दिखाई और बड़ी दिलजमी के साथ हमारे जिला से आए हुए कार्यकर्ताओं ने मीटिंग को सफल किया है। सर, अभी सोशल मीडिया पर कुछ लोग लिख रहे हैं कि MIM के बारे में कुछ मतलब पैसे के बारे में लिख रहे हैं कि MIM में ज्वाइन होने के लिए पैसे लगते हैं या फिर जो भी पद दिया जाता है, ऐसा कुछ अभी करंट में जो चल रहा है अभी सोशल मीडिया पर, क्या है वो मामला सर, वो जानना चाहेंगे। हमारे लोगों को पता नहीं है। असल मामला ये है कि अल्प ज्ञान बड़ा नुकसानदेह होता है जी। सब लोग ये चाहते हैं कि दलितों की, कमज़ोरों की एक तवाना आवाज़ उठे, और ये हमारे कुछ अजीज़ लोग हैं ज़्यादातर सीमांचल में, चूँकि पार्टी का फैलाव सीमांचल में ज़्यादा हुआ है, सीमांचल ही के कुछ हमारे अजीज़ों ने इस तरह का भ्रम फैलाया है। लाखों रुपए कांग्रेस को, राजद को, भाजपा को दे के आए हैं और टिकट भी नहीं मिला।
एक लफ्ज किसी के माई के लाल में बोलने की ताकत नहीं हुई। और कोई माई का लाल कह सकता है कि एमआईएम ने हमसे पैसा लिया और टिकट नहीं दिया या पैसा लेके टिकट दिया? अरे एमआईएम ने इलेक्शन के ज़माने में पार्टी लेती है, चूँकि पिछले दिनों में हम लोग का तजर्बा हुआ 2015 में कि कुछ लोग पैसे के बिना पर भाग रहे थे हमारा पार्टी छोड़ के, तो पार्टी ने यह तय किया कि कैंडिडेट अपना इलेक्शन में खर्चा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तो अपना डिपॉजिट रखे ताकि उसके इलेक्शन में हेलीकॉप्टर हो, कैंपेनिंग हो, जलसे हो, वो कराया जाए। उन नादानों ने इसको मिर्च लगा करके पेश किया। और जिन जिन लोगों ने, और सारे लोगों ने, अब इतने झूठे लोग जिसने खुद कसम खाकर कहा था कि मैं एमआईएम की मेंबरशिप कबूल कर रहा हूँ, पार्टी का उम्मीदवार बनना चाहता हूँ, पार्टी ने उम्मीदवार बनाया तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा, अगर पार्टी ने उम्मीदवार नहीं बनाया तो पार्टी के उम्मीदवार का साथ दूंगा, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैं पार्टी से बगावत नहीं करूँगा। लोगों ने कस्में तोड़ी हैं। तो ऐसे लोगों की परवाह पार्टी नहीं करती है। और अभी कुछ नादानों का मामला ये हुआ, पार्टी मेंबर सब चला रही है। मैं राजद में रहा, उस ज़माने में हम लोग को 10,000 रुपये महीने देने पड़ रहे थे पार्टी में, पार्टी को 10,000 रुपये? हाँ, अभी बहुत सारे लोग हाँ पार्टी चलाने लगे। तो और फिर जब मेंबरशिप का ड्राइव होता था तो मेंबरशिप के लिए भी हम लोग को अलग से पैसे जमा करने पड़ते थे। मामला ये हुआ कि अभी आप जान लीजिए कि मेंबरशिप चल रहा है ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, है ना। और पार्टी में सिर्फ मैं एक एमएलए हूँ। पार्टी के प्रोग्राम्स हो रहे हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, झंडा है, बैनर है ना, होर्डिंग्स लग रहे हैं, तो ये कंट्रीब्यूशन भी होता है। तो अभी लोगों को जो दिए गए हैं उनको झंडे दिए गए, 100 झंडे दिए गए, है ना, 5-5 हज़ार रसीद उनको दी गई। तो उस रसीद के छपाई के पैसे, झंडों की कीमत के पैसे, गले में डालने वाला जो हमारा एमआईएम का अपना वो है पट्टा है, वो दिए गए हैं। तो इन चीज़ों की वो कीमत है और प्रोग्राम में कंट्रीब्यूशन है। लोग इस कंट्रीब्यूशन को लोग ये समझते हैं कि पैसे लेकर ओहदे दिए जा रहे हैं। और बेशतर जो पुराने ओहदेदार हैं उन्हीं लोगों की तजवीज़ थी कि साहब हमारे राज्य स्तरीय हम लोगों की मीटिंग होनी चाहिए, तो उन्हीं की ईमा पर किया गया। सालों ने कंट्रीब्यूट किया, जिसने कंट्रीब्यूट किया उसके पेट में ऐंठन नहीं है ना। ये गैर की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये उनका मामला है। जिन जिन लोगों ने वहाँ कंट्रीब्यूट किया वो समझ, मैं अपनी पार्टी को आगे बढ़ा रहा हूँ, और कोई बड़ी रकम थी भी नहीं, 3 से 5 हज़ार के दरमियान में लोगों ने कंट्रीब्यूट किया। एक आदमी नहीं आ सके तो बोला कि भाई मेरी तरफ से 10,000 रुपये रख लीजिए। तो हमारे यहाँ लोग तो इस तरह से मदद करके पार्टी को चलाते हैं। हमारे यहाँ कोई पार्टी में कोई इलेक्शन बॉन्ड थोड़े हमारे यहाँ आता है, कोई धन्ना सेठ थोड़े है, कोई गुंडागर्दी पार्टी में थोड़े है कि किसी गुंडे के हम ज़मीन माफिया से ताल्लुक़ है और ज़मीन माफिया हमें मदद कर रहा है, या कोई कॉरपोरेट से थोड़े हमारी मदद आती है। हम तो गरीबों की, मामूली लोगों की पार्टी है ये, तो कंट्रीब्यूशन से चलता है। ये पार्टी को बदनाम करने के लिए ये नादान दोस्त हैं हमारे, उसमें हमारे कुछ अपने अजीज़ दोस्त भी हैं, लेकिन जिनको सच्चाई का इल्म नहीं, वो समझा विघटन कर दिया गया। तो इसके माने हम जो पंचायत में, तो जो प्रखंड मेरा भी विघटन हो गया। अरे भाई सोचोगे ना, ये नवीकरण हो रहा है सारे लोगों का। अब जिला के अध्यक्षों को जिला में बैठना है, तमाम तरह लोगों को बुलाना है, जो प्रखंड के में अच्छा काम कर रहे हैं उनको ठीक से फिर उसका मनोनयन कीजिए, जो नहीं कर रहा है उसको जहाँ एडजस्ट करना है उसको वो कीजिए। और फिर एक नए हमारा जो चल रहा है 2025 का इलेक्शन लड़ना है, उसके लिए मेंबर साजिम की मुहिम चल रही है। इस काम को तेजी लाइए, उसी के लिए पार्टी ने तय किया है। अब छोटी छोटी बातों को तिल को तार बना देना ये दुश्मनों का काम है और कुछ नादान दोस्तों का। सर अदर पार्टीज़ को देखें तो उसको करोड़ों अरबों पैसे मिल रहे हैं बाहर से पार्टी फंड को, पार्टी को चलाने के लिए, तो एमआईएम को ऐसा कुछ मतलब नहीं मिल रहा है? अरे भाई एमआईएम को अगर मिलता तो एमआईएम का हशर होता। आज जहाँ भी हम लोग पीछे हैं, हमारे लोग जो बिके क्यों बिके? लाभ लालच में बिके ना। हमारे पास अगर होता वो गांधी वाली गड्डी होती तो हम लोग भी इनको पकड़ के रखते हैं ना कि भैया लो, है ना। तो मामला तो लोग बिक जाते हैं। तो हम लोगों की पार्टी, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी बोलते चीख के बोलते, किसी माई के लाल को क्यों नहीं नजर होता है? अपनी कमाई जायज़ तरीका और उसी से अपना चला रहे हैं। और बहुत संभल कर, माइनॉरिटी की पॉलिटिक्स को बहुत समझ कर करने की ज़रूरत है। कोई मदद करने वाला नहीं है, बल्कि देखिए कुछ लोग सत्ता में है, कुछ लोग विपक्ष में है। और माइनॉरिटी का हम लोगों की जो एमआईएम है वो सत्ता और विपक्ष दोनों के निशाने पे है। सत्ताधारी विपक्ष को निशाना बनाता है, विपक्ष सत्ताधारी को बनाता है ना ये। लेकिन हम लोगों की ये मुसीबत है कि सत्ताधारी भी नहीं चाहता है कि माइनॉरिटी की आवाज़ उठे, और विपक्ष के जो लोग हैं, जो लोग मुसलमानों का वोट लेकर, दलितों का वोट लेकर चौधराहट करते हैं और इनका शोषण करते हैं, वो भी नहीं चाहते हैं कि इनके दरमियान में कोई हक की आवाज़ उठे। तो हम तो दोनों तरफ की दुश्मनी में, एक तरफ है माह रोशन, एक तरफ है माहरू, दो तरफ की आग में कैसे बचेगी आबरू? हम तो अपनी आबरू बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं।
सर अभी पूरी ज़ोर शोर से आप लोगों की तरफ से पार्टी 2025 में इलेक्शन लड़ने की तैयारी चल रही है, तो 2025 में कहाँ तक इलेक्शन लड़ने की तैयारी चल रही है, सीमांचल से बाहर पूरे बिहार में? देखिए, हमारे 25 ज़िले में संगठन का वो तैयार हो गया है, लोग एक्टिव हो गए हैं, मेंबर साजी की मुहिम चल रही है और हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं बिहार में बड़े पैमाने पर, और हम लोग कोशिश में हैं कि कोई हम लोग एक तीसरा रास्ता बिहार में गठबंधन का एक स्वरूप तैयार करें, उस पर भी हम लोगों की कोशिश चल रही है। उसी में हम लोग अपना सीट एडजस्टमेंट करके इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन हाँ, अब की बार एक फैसला कुन लड़ाई और बड़ी इसमें इलेक्शन लड़ेंगे, चूँकि जब हम लोग ये चाहते हैं कि साहब इस वक्त फ़िरका परस्त पार्टियों को हटाने के लिए लोग मिल के लड़ें, लेकिन जिनके खातिर जो उनको गद्दी की तलब है वो लोग जब हमको मिटाने के दर पे चले हैं तो हमें तो अपने वजूद की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और हम साफ तौर पर समझा के लोगों को कहते हैं कि मेरे भाई कुछ समझकर ही हुआ हूँ मौजे दरिया का हरीफ, वरना जानता मैं भी हूँ कि आफियत साहिल में। इन लोगों को मालूम नहीं है, बार बार वज़ीर बनने का ऑफ़र आया, कांग्रेस का टिकट पे अब के बार भी इलेक्शन लड़ने का ऑफ़र आया, आखिर अख्तरुल ईमान में वो पागलपन क्या है जो एक अदर टिकट लेने के तेल मालिश करता है और वजारत की कुर्सियों को अख्तरुल ईमान ने छोड़ दिया। ये हमारी कौम समझ रही है, हमारे जो शुभचिंतक हैं, गरीब जनता यहाँ की समझ रही है कि अख्तरुल ईमान ने सारी कुर्बानियाँ सिर्फ इसलिए दी हैं कि सीमांचल की हकमारी के ख़िलाफ़ अगर कोई आवाज़ उठा रहा है, सीमांचल के लोगों की लड़ाई लड़ रहा है, गरीबों की, मज़दूरों की, पलायन करने वाले लोगों की, किसानों की, बाढ़ पीड़ितों की कोई आवाज़ उठा रहा है, सीमांचल को दूसरे इलाके के मुकाबले में जो पीछे रखा जा रहा है, बिहार भर में जो मुसलमानों को सताया जा रहा है, दलितों की हकमारी हो रही है, चाहे वो गया का हो, जहानाबाद का हो, दरभंगा का हो, मुंगेर का हो, अगर उसकी कोई आवाज़ उठाता है तो अख्तरुल ईमान उठाता है, MIM उठाती है, तो उसकी वजह से ही लोगों की हमदर्दी हम लोग को हासिल है और हम लोग का यही सबसे बड़ा सरमाया है। और हम आपको बता देना चाहते हैं कि हम अपने लोगों को बताते भी हैं कि आंखें खोलो और देखो, 90 से पहले यादवों की कोई अपनी पार्टी नहीं थी। लालू जी आए तो यादवों का उत्थान हुआ, नीतीश कुमार आए तो कोयरी कुर्मी का उत्थान हुआ, बहन मायावती आई तो दलितों का उत्थान हुआ, मुसलमानों ने केरल में और तेलंगाना में अपनी पार्टी बनाई तो मुसलमानों का उत्थान हुआ। तो सीमांचल के वासी हो, अगर अपना उत्थान चाहते हो, अपनी नाइंसाफ़ी चाहते हो, आप देख लो, ढंगड़ा एक ब्रिज है और वो कातैयपुर 80 किलोमीटर, उसके बीच में मस्तान चौक में एक पुल। ये लोग जो बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते थे अख्तरुल ईमान छीन के लाएंगे, इन कुकर्मा सबको दिखाई देता है कि कैसे छीन के लाया जाता है। 207 करोड़ का पुल, 1 किलोमीटर 113 मीटर लंबा पुल, कभी सोच भी सका है सब? ये जो गजवा सब बोलता था कि देखें कैसे छीन के लाता हक, ये हक छीन के लाना नहीं हुआ। बाढ़ पीड़ितों को तुमने कभी उनको मुआवजा देने के बारे में सोचा भी नहीं। 1,20,000 रुपये हमने दिलवाया जिनके पक्के के मकानात कटे। बाढ़ पीड़ितों को जिनका घर कट गया पर विस्थापितों को ज़मीन दिलवाने का काम किया। हाँ, ये सुखी खुआ सब बोलता है कि बोले वो अख्तरुल ईमान सिर्फ बोलता है, तो मैंने कहा नादान, तू जानता नहीं है कि खुदाए कादिर मतलक ने जब अपनी सिफत आलिया रहमानियत का तज़किरा किया तो अर्रहमान अल्लमल कुरान कहा। अल्लाह की सबसे बड़ी सिफत क्या? रहमानियत उसकी सिफत है, और अल्लाह ने अपने इनाम का इज़हार किया कि कुरान मैंने दिया। और खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान, जो इंसान को पैदा किया तो उसको बोलने की ताकत दी, गोयाई। ये तो इंसान का अव्वलीन तरीन सिफत है इंसान की। ये सब गजवा सब बोलता है कि बोलने से क्या होता है। अब नतीजा ये हुआ कि आज हाउस में पूरी लड़ाई जब मैं लड़ा तो अल्लाह का शुक्र है कि जिस पुल के बारे में कोई सोच नहीं सका था वो पुल आज कानकी के पास बन रहा है। आज जानते हैं अमूर बैसा की तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी। वहाँ के मोहसिनों ने हम पर एतबार किया है और वहाँ के सादा लोग जो हैं, शरीफुन नफ्स लोग, जिन गरीबों ने हम पर एतबार किया, वो बेचारे सब समझ रहे थे कि खाड़ी रसेली बना दे तो काफ़ी है। तो मैंने अभी अल्लाह का शुक्र है कि मैं बड़े दावे के साथ कहता हूँ, जो वादा किया था मैंने उसे पूरा किया और उम्मीदों से भी कुछ ज़्यादा किया। खारी और रसेली मेरा वादा था। एक सड़क है वहाँ पर गिरिया टू कस्बा रोड, उसमें तीन पुल जो नहीं हुए, पुल कट्टा एक जगह का नाम है, एक जगह का नाम और डकेता है, और एक जगह है वो रसेली तो है ही, उससे आगे भी एक और पुल है। 2 पुल बन के तैयार हो गया। मेरा रसेली का काम इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि बरसात के बाद शुरू हो जाएगा, रसेली और खाड़ी का। तो जो नहीं सोचे थे वो करने का मुझे मौका मिला। दर्जनों मकामात पर मैं बांध बनवाया, गाँवों को बचवाने का काम किया,
और पहला एमएलए हूँ जो तूफ़ान और सैलाब में भी जान जोखिम में लेकर नदियों में तैर कर वहाँ के तमाम तर हालात का मैंने सिर्फ देखा नहीं बल्कि हाई लेवल कमेटी बना के सर्वे भी कराया। अब उसकी भी स्कीम बन रही है, तो ये सारा कुछ कर रहे हैं बाबू हम लोग। सर 2020 में 5 विधायक आपने मतलब कि सीमांचल में जीते, किशनगंज में, जो कि सबसे बड़ी जीत थी सीमांचल के लिए आप एमआईएम का। तो 4 विधायक निकल गए 2025 में। क्या उतना वो बदला लेने की बदला के तौर पर अगर बोला जाए तो क्या ऐसा कुछ है? मैं 2014 में इलेक्शन छोड़ दिया था एमपी का, मेरे लिए गम की बात नहीं थी। 2015 में इलेक्शन हार गया था, मेरे लिए तकलीफ़ की बात नहीं थी। लेकिन जब ये विधायक हमको दगा दे के गए तो उस दिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ। अफसोस सिर्फ इस बात का नहीं हुआ कि मेरा साथ छूट गया, मुझे अफसोस इस बात का हुआ कि सीमांचल की मासूम जनता ने जिस पर एतबार किया, यहाँ के अवाम को, यहाँ की कौम को, यहाँ की मिल्लत को धोखा दिया इन लोगों ने। क्या लोग एतबार करेंगे लोगों पर? लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अभी जो पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा तो फिर कौम ने एक आवाज़ दी कि अख्तुल तुम लड़ाई लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। यही वजह है कि 3 लाख से ज़ायद वोट हमारे आए। इसके माने एमआईएम पर लोगों का एतमाद बाकी है। मैंने तो उस गम की हालत में भी कहा था कि 4 को ये भगाया है, 24 लेकर आऊँगा। लेकिन आज जो पूरे बिहार में दौरा करता हूँ तो हमारे वर्कर्स से, हमारे जो हमदर्द हैं, जो वो कहते हैं कि 4 में 24 नहीं, 4 की जगह पे 40 लेके आएंगे इंशाल्लाह। 40 लेकर आएंगे। सर 2025 में चुनाव में आप लोग किस नीति पर इलेक्शन लड़ना चाहेंगे? जो कोई अगर ऐसा कोई नीति आप ये बात बताइए तो कि अभी जाति आधारित गन्ना बिहार में हुआ, 500 करोड़ नकद खर्च हुआ और 4-5 महीना पूरा स्टाफ को लगा दिया इसमें, डीएम से लेकर आपके गांव का ये तक, ऊपर सिक्योरिटी तक लगा दिया, चीफ सिक्योरिटी तक लगा दिया। सब जोड़िएगा तो कई हज़ार करोड़ का खर्चा हुआ इस मामले में। और आपको पता है कि माइनॉरिटी को 1,75,000 नौकरी से महरूम रखा गया, मुसलमानों को, है ना? 1,75,000 नौकरी से मुसलमानों को 1,95,000 नौकरी से 1,95,000 नौकरी से महरूम रखा गया मुसलमानों को। और दलितों की 1,11,000, शेड्यूल कास्ट की 1,11,000 नौकरी इन बेईमानों ने चबा ली। और ये नौकरियां कितने दिन की है? ये 30-35 साल की नौकरियां हैं। राजद, कांग्रेस, जदयू, भाजपा सब शामिल नहीं हैं। तो हमारी लड़ाई चल रही है कि हमारी नौकरियां, बैकलॉग हमारा पूरा करो। दूसरी बात, ये चापलूसी के साथ हमारी सारे लोगों को ये समझ में बात नहीं आएगी। रिजर्वेशन 27%, उस 27% में मुसलमानों का हिस्सा लगभग 7.5-8% है और 2% नौकरी नहीं मिली। हम लोगों की लड़ाई है कि रिजर्वेशन के अंदर में 27% में मुसलमान पिछड़ी जाति का अलग से हिस्सा तय करो, है ना? और कहने को तो कहते पिछड़ी जाति का, लेकिन सारे दूसरे नॉन मुस्लिम पिछड़ी जाति को नौकरी मिल जाती है और मुसलमानों को नहीं मिल पाती है। ये इशूज हैं। सीमांचल के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, मुसलमानों की हकमारी हो रही है, उर्दू की तालीम मिटाई जा रही है, पलायन अब तक नहीं रुक सका है, गरीबों की हालत अच्छी नहीं हो सकी, हॉस्पिटल का मामला अब तक अच्छा नहीं हो सका है, तालीम का मेयार गरीब बच्चों के लिए अभी भी वो मेयारी तालीम नहीं जिससे गरीब के बच्चे आगे पढ़ करके निकल सकेंगे। किसानों को ज़मीन का मुआवजा मिल दे। अगर कोई फैक्ट्री लगाने वाला, फैक्ट्री जल गई, तबाह हो गई, आप इंश्योरेंस करते हो। और नदी के किनारे हमारी ज़मीन है, बांध नहीं बांधा, नदी कट जाती है, हमारी भूमि का इंश्योरेंस करो। ये मुद्दे ही मुद्दे। अरे सरतापा जख्मी है, आप क्या बता रहे हो? लोगों के पास इशूज़ नहीं है और एमआईएम के पास तो इशूज ही इशूज़ हैं, क्योंकि लोग बोलेंगे किस मुँह से? सब लोग तो सत्ता का सूट लेके आए हैं ना। ये हमारे जो लोग भगोड़ी थे, ये तो कहे कि सरकार में जाते हैं काम कराएंगे, हिसाब दे। 17 महीना तो सरकार में रहे, क्या करा लिया? हेल्थ मिनिस्टर रहा। यही तेजस्वी यादव ने कहा था इलेक्शन कैंपेन में कि हैदराबादी भाई को बिरयानी खिलाकर भेज दीजिए और मेरी सरकार बन जाएगी तो मैं सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाऊंगा। 17 महीना हुकूमत रही, क्या कभी याद आया उनको 17 सेकंड के लिए भी कि सीमांचल में भी इंसान बसते हैं? क्या कराया इन लोगों ने? जवाब दे पाएंगे ये? आज इन तमाम तर मुद्दों की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार ने कहा सबका साथ सबका विकास। अगर एम्स का जितना भी हॉस्पिटल खुलेगा वो भागलपुर में खुलेगा, वो दरभंगा में खुलेगा, ठीक है, वहाँ खोलिए। लेकिन सीमांचल के लोगों ने क्या पाप किया है आप हमारे यहाँ नहीं दे रहे हैं? जितने भी कल कारखाने खुल रहे हैं सब पटना के इर्द गिर्द में खुल रहे हैं, सीमांचल में नहीं खुल रहे हैं। हाईकोर्ट के लिए हमको दौड़ के जाना पड़ रहा है आज पटना। यहाँ पढ़ाई के लिए पलायन, बीमार हो तो उसके लिए पलायन, छोटे छोटे मामला हो तो पटना दौड़ना पलायन, रोजगार के लिए यहाँ से पलायन। तो क्या पलायन हमारा मुकद्दर हो गया है? अब बाकी ये बेईमान लोग हैं जो हमारा हिस्सा नहीं देंगे, तो इसी हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं। गिरिराज सिंह जो कि बीजेपी के सांसद हैं, बेगूसराय से केंद्रीय मंत्री हैं, वो सीधे सीधे हमेशा मुसलमान हो या फिर किशनगंज हो हमेशा टारगेट में लेते हैं। कहते हैं कि मैं किशनगंज से चुनाव लड़ना चाहता था, नहीं लड़ा,
मुझे अफसोस है और मैं किशनगंज से चुनाव लड़ता, अगर मैं मेरी ज़मानत भी जब्त हो जाती तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं सच्चा हिंदू नहीं बन सका क्योंकि मैं किशनगंज से चुनाव नहीं लड़ सका। आखिर ये बातें क्यों कही? अब जब उसने कहा कि सच्चा हिंदू नहीं बन सका तो उसके माने जब जो सच्चा है ही नहीं तो झूठा की बात करने से क्या फायदा है। दूसरी जहाँ तक बात है किशनगंज आके वो लड़ना चाहता है तो किशनगंज में तो उसका प्रदेश अध्यक्ष भी किशनगंज है, आके लड़ ले। ये नफरत के सौदागर हैं, उन्मादी शब्द ये बोलते हैं। टीका टोपी सबका ये देश है, ये देश किसी की बाप की बपोती नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका मिला जुला संदेश यही है। इस देश में अमन आस्ती मोहब्बत, ये लोग नफरत के सौदागर हैं। बाबरी मस्जिद तोड़कर गुजरात में दंगा करवाकर राजनीतिक रोटी इन लोगों ने सेकी है। ये सोचते हैं कि किशनगंज में जाएंगे नफरत का बीज बो देंगे, एक बार क्या 70 बार गिरिराज जी जन्म ले लेंगे, लेकिन किशनगंज में हिंदू और मुसलमानों की जो मोहब्बत है उसको पामाल नहीं कर पाएंगे। नफरत की आग वो लगाए दूसरी जगह पर, लेकिन यहाँ मोहब्बत की बस्ती में वो नफरत की आग नहीं सुलगा सकेंगे। बल्कि मैं तो दावत देता हूँ कि आप आइए और आपके अंदर में जो नफरत है किशनगंज में 10 दिन रह लीजिए, वो नफरत मोहब्बत में तब्दील हम आपकी करा देंगे, है ना। वो जो जहरीले दांत हैं आपके, वो जहरीले दांत में मिठास हो जाएगी। कहाँ भटक रहे हैं, बहक रहे हैं। इंसानियत का पैगाम है, सारे माँ बाप एक ही माँ बाप के संतान हैं, सब मिलजुल करके रहो। ये नफरत सीख लिया है, इसको कामे मिला है। ये मंत्री के लायक है क्या? इसको कामे मिला है, इसको उन्मादे के नाम पर इसको मंत्री बनाया है। बिहार को क्या दिया इसने? अपने मंत्रालय का हिसाब दे। वो अपने मंत्रालय से बिहार को कृषि मंत्रालय क्या क्या किया उसने? मंत्रालय के बारे में कभी बोलता भी नहीं है, कभी बाजता भी नहीं है। वो सिर्फ यही टीका है, टोपी है, दाढ़ी है। किशनगंज के इलाके में आया तो मस्जिद देखकर उसको परेशानी, टोपी देखकर उनको परेशानी। अरे भाई, तुम नहीं समझ रहे हो कि इस मुल्क को आज़ाद कराने में टीका और टोपी दोनों ने बलिदान दिया है। तो जिस मुल्क की आज़ादी में सबका खून शामिल है, उस मुल्क में सबका रहने का हक है। और नफरत फैलाकर इन हमारे पूर्वजों से गलती हुई, जो थे पागल और दीवाने, मुल्क को बंटवाया है। ऐसे ही लोग बंटवारे की बात करते हैं। किशनगंज से आए कि ये जो अमन सुकून यहाँ पर है, ये अमन सुकून कहीं नजर आ गया उसको, इसलिए उसको आना चाहिए। 2-4 दिन रह ले, भले होगा दिलीप जायसवाल जी की हम मेहमानी कर लेंगे, हॉस्पिटल में रह लेंगे और उनका सीना साफ हो जाएगा। जब वो आएंगे तो वो जो नफरत की भाषा बोल रहे हैं, जबान बदल जाएगी उसकी। हमेशा हमेशा नफरत की भाषा बोलते हैं। फिर ये बात भी बोले हैं कि 1947 में मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए था। मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बनाया गया है, हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए बनाया गया है। लेकिन आज मुसलमान यहाँ पर रह करके लब जिहाद फैला रहे हैं। उनको इतिहास वगैरह मालूम है नहीं, है ना। जो लोग पाकिस्तान जाना चाह रहे थे उनके लिए पाकिस्तान, जो लोग हिंदुस्तान में जो लोग रह गए हैं, जिनके पूर्वज रह गए हैं, उसने तो कसम खाई है कि हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, इस धरती को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। किसी के अगले की मजाल है कि मुसलमानों को यहाँ से निकाल देगा। NRC 70 बार लेकर के आए। इस मुल्क के तामीर में, इस मुल्क की आज़ादी में, इस मुल्क को बनाने और संवारने में मुसलमानों का खून का कतरा कतरा लगा है। ये उन्मादी बयानों से, ये भड़काऊ बयानों से वो भले ही अपना भाजपा का वोट ठीक कर सकते हैं, लेकिन मुसलमानों को कहीं से डरा और घबरा नहीं सकते हैं। वो मुसलमानों के बारे में इस तरह से जब बातें कही जाती है तो ज़रूर मुसलमानों के दिलों को चोट पहुंचती है। लेकिन विपक्ष जो चाहे तेजस्वी यादव हो और भी जो भी विपक्ष में हो, वो लोग कुछ भी नहीं बोल रहे इस पर। अरे ये लोग तो चाहते ही हैं, ये दोनों में मिलन है कि कभी तुम रहो कभी हम रहें। तुम उनको डराते रहो और हम उनको भुनाते रहे। और MIM आके तो यही खेलना ख़राब कर दिया है इन लोगों का कि डरना है तो सिर्फ ऊपर वाले से डरना है, धरती के किसी से नहीं डरना है ना। और कोई मेरा वो नहीं है, अन्नदाता नहीं है। हम अपने बुनियाद पर पॉलिटिक्स करेंगे। माँ के पेट से हम आज़ाद पैदा हुए हैं, किसी की ग़ुलामी के लिए हम पैदा नहीं हुए हैं। और हमारे दरमियान में हुसैनी खून है। हम अपनी गर्दन कटा सकते हैं, लेकिन बातिल के हाथों पर हाथ नहीं रख सकते। ये जज्बा जो लोगों को उभरा है, ये हजरत वो गांधी जी ने कहा था कि हुसैनी अज़्म पैदा करने से इस मुल्क को आज़ादी मिलेगी। हम मिलजुल के रहना चाहते हैं। कभी कभी लोग पता है भाजपा की बेटी, अरे बेवकूफ़ो, ये जुमले बोलते हो ज़रा गौर तो करो। भाजपा ने मुसलमानों की दाढ़ियों को निशाना बनाया, मुसलमानों की मस्जिदों को निशाना बनाया, मुसलमानों की टोपियों को निशाना बनाया, मुसलमानों के यूनिफॉर्म सिविल कोड का जुल्म थोपने की कोशिश की, NRC में टारगेट किया। लेकिन क्या MIM के बारे में कभी कोई कह सकता है कि कभी किसी हिंदू भाई के बारे में, किसी सिख भाई के बारे में कभी बुरा बोला हो? मिलजुल कर रहने का संदेश और इंसाफ कायम करने का। एक माँ के पेट में पैदा होने वाला 2 भाई भी अगर इंसाफ नहीं हो घर में तो प्रेम से नहीं रह सकता। अलग अलग आस्था, अलग अलग मजहब, अलग अलग रीति रिवाज के लोग अगर रहते हो एक शहर में, और अगर वहाँ पर
इंसाफ है तो सब चैन से रह सकता है। हम लोग तो इसी बात की दावत देते हैं कि भारत की तरक्की चाहते हो तो इंसाफ को स्थापित करो, न्याय को स्थापित करो। जहाँ न्याय होगा वहीं शांति होगी, और जहाँ शांति होगी लक्ष्मी वहीं आएगी। नफ़रत के आग में कभी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए नफ़रत के सौदागरों को हम लोगों से बड़ी दिक्कत है। जो इंसानियत का पैगाम, दर्द का पैगाम, सोच का पैगाम, दस्तूर और आइन संविधान के मुताबिक बात करने वाला हमारा लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के जब जुमलों का कोई जवाब नहीं मिल सकता है तो ये लोग दाएँ बाएँ बगलें झाँकते हुए इस तरह की नफ़रत की फ़िज़ा बनाते हैं। सर, दो सवाल और करेंगे। एक तो स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर के जो पूरे बिहार में लगाया जा रहा है, और किशनगंज में काफ़ी ज़्यादा ज़ोर शोर से उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बिशनपुर बाजार भी एक दिन बंद रहा। आपका स्टैंड क्या है इस पर, स्मार्ट मीटर? मेरा स्टैंड आपने नहीं सुना होगा। आज से तकरीबन 1.5 माह कबल ही मैंने ये कहा था, ये स्मार्ट ठगी का नाम है। और अगर आप स्मार्ट मीटर लगाना चाहते हैं तो पुराने मीटर को रहने दीजिए और 3 महीने तक ट्रायल पर रखिए। पुराना मीटर और नया मीटर अगर ठीक रहेगा तो अच्छी बात है, उसको रहने दीजिए। और दूसरी बात ये है कि आप स्मार्ट मीटर लगा देते हैं, रात को 9 बजे खाना खाने के लिए बैठा है, लाइन कट गई, चूँकि पैसा ख़त्म हो गया आपका। रात के 12 बजे गर्मी के पंखे से लोग वो हो रहे हैं, चला गया। किसी का बीमार है, किसी की माँ बीमार है, किसी का बच्चा बीमार है, पढ़ रहा है, चला दिया। मैंने कहा कि क्या बिहार के जो गरीब लोग हैं, जहाँ 80% लोग BPL के लोग हों, क्या उनके खाते में इस वक्त पैसा है? क्या गांव का हर कल्लू भद्दू बेचारा गरीब आदमी जो है वो स्मार्ट फ़ोन चला पाता है? क्या हर वक्त वो ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है? तो देखिए, हम लोग बात बोलते हैं तो बात यूँ ही नहीं बोलते हैं, प्रैक्टिकली बोलते हैं। और जानते हैं, मेरे इस बयान के बाद खुद अभी सरकार ने भी फैसला लिया है, उसकी शुरुआत पटना से हुई है कि अब हफ्ता दिन 7 दिन पहले लाइट नहीं कटेगी, खबर दी जाएगी। और ये भी हुई कि साहब दिन को 12 से 2 बजे के दरमियान में लाइन काटी जाएगी। आपको सबसे पहले बिहार में, अगर किसी ने, चूँकि हम झेले हुए हैं, अगर आप देखेंगे कि रेवेन्यू के मामले में, सर्वे के मामले में आवाज़ अगर किसी ने उठाई तो मैंने उठाया, जिसको लाखों लोगों ने आप लोगों के माध्यम से देखा, और उस पर सरकार को भी 3 महीना मुलतवी करने की बात कही। और ये लोग तो मैं वही नहीं, 2012 में भी जब ये मामला हाउस में आया था तो उस वक्त मैंने कहा था, आप इनकम्पिटेंट लोगों को बहाल करके आप खाना जंगी करवा दोगे। अभी जो परिमार्जिन और परिमार्जिन प्लस का मामला है, आप नहीं देख रहे हैं कि इन्हीं लोगों की नाअहली का नतीजा है? आपने ठेका दे दिया, और वेंडर जो आया, जो कुछ नहीं जानता था, नाम गलत लिख दिया, रकबा गलत लिख दिया, एरिया गलत लिख दिया, और परिमार्जिन करे, खेत खाए घोड़ा मार खाए, झोला वाला मामला वो कर दिया। और नतीजा ये हुआ कि आज लोगों को परिमार्जिन के नाम पर लाखों की ठगी हो रही है। परिमार्जिन प्लस का मामला है, अभी हम लोग तरफ से मुतालबा है कि जिस तरह परिमार्जिन प्लस DCLR के यहाँ परमिशन के बगैर आपने अंचल अधिकारी को पावर दे दिया है कि परिमार्जिन प्लस हो, ठीक उस तरह से म्यूटेशन के जितने केवाले को आपने रिजेक्ट किया है 75 दिन में, बगैर कारण के आपने रिजेक्ट कर दिया है। आप DCLR के दौरा करके एक आदमी का 50,000 मत खर्च करवाओ, बल्कि DCLR का डर दिखाकर आज आपका जो हल्का कर्मचारी है 10,000 15,000 की लूट कर रहा है एक केवाला में। तो आप इसको बंद करो और अंचल स्तर पर ही शिविर लगाकर जितने केवाला का म्यूटेशन रिजेक्ट हुआ है उसका भी रजिस्ट्रेशन का काम कराओ। और ये काम तो दिलीप जायसवाल जी जो हमारे मंत्री हैं, इस जनाब को तो खुद चाहिए। वो गरीबों के बस्ती का, इसी इलाके के जनप्रतिनिधियों का वोट लिया है। हम तो कहेंगे वो मुखिया जी जिन्होंने कूद कर वोट दिया है ना, जिसने झोला की वजह से वोट दे दिया है, जिसने कुछ जाति और जो प्रमाण दे दिया कि इतना बीमारी का हमारा इलाज कर देगा। अरे बीमारी का उसका हॉस्पिटल खुला है यार, हॉस्पिटल में बीमार नहीं जाएगा तो उसका हॉस्पिटल कैसे चलेगा? अरे जो तुम उनके यहाँ जा रहे हो तो मेहरबानी करो, तुम पर वो कोई मेहरबानी नहीं कर रहा है। आज जेनेरिक की दवाइयाँ 50 रुपये की दवाइयाँ 5 रुपये में मिलती हैं, और वहाँ 5 रुपये की 25 रुपये में तुमको लेते हो तो समझते हो कि हमको बहुत सस्ता कर दिया। तो आज उन तमाम तर जो जनप्रतिनिधि रहे हैं पंचायत की, उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो दिलीप जायसवाल साहब के यहाँ आए और उनको समझाए कि मैंने वोट दिया, आप MLC बने और आपका कद ऊँचा हुआ और आज बिहार के रेवेन्यू मिनिस्टर बने हैं, और इस इलाके में जो शोषण दोहन हो रहा है उसको रुकवाने का काम आप करें। ये बेचारे सबका भी हिम्मत है कि नहीं है? हम लोगों ने भी लेटर दिया है ना। स्मार्ट मीटर के बारे में भी हम लोगों ने सरकार तक बात पहुंचाई है, और इस मामले में भी लगातार परस्पर लड़ाई लड़ रहा हूँ। गरीबों के शोषण और दोहन के खिलाफ लड़ाई लड़ना ही हम लोगों का मकसद है, और यही हम लोगों की राजनीतिक सफ़र का। एक अंतिम सवाल पूछेंगे। किशनगंज का एक ऐसा मामला सामने आया किशनगंज में इस बार, जो कि इससे पहले कभी नहीं आया था। वो स्कैंडल मामला में ब्लैकमेल के ये मामला सामने आने के बाद कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया था, डिटेन किया गया था, लेकिन उसके अगले दिन छोड़ दिया गया। तो इसके पीछे कोई ऐसा साजिश है क्या, आपके संज्ञान में आया हो कुछ? भाई सीमांचल पूरा और मुस्लिम बिरादरी इस बात से शर्म से चकनाचूर है जी। मैं तो सीमांचल के उलमा को, शरीफुन नफ्स लोगों को, दीनी दावत के काम करने वाले लोगों से मुखातब होना चाहता हूँ
कि पूरे बिहार में मुसलमानों के सबसे कसीर आबादी का ये इलाका है। हिंदुस्तान के बेशतर मस्जिदों में इमाम अगर देखेंगे तो सीमांचल के इलाके के लोग हैं। जलसे जुलूस और दीनी महफिलों का इनेका जितना हमारे यहाँ होता है इतना कहीं और नहीं होता। लेकिन ये सारी खराबियाँ क्यों आई हैं? ये सारी खराबियाँ इसलिए आई हैं कि कहीं ना कहीं हमारा मुआशरा सही रुख पे नहीं जा रहा है। मुस्लिम लड़की, मुस्लिम लड़के और ऐसे ऐसे लोग जिनके नाम पर यकीन होना मुश्किल था, इस तरह की बेशर्मी और बेहयाई का जो अमल हुआ है, तो ऐसे लोगों को तो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। हम लोगों ने एसपी साहब से भी बात की है कि एसपी साहब ये मामूली क्राइम नहीं है, ये तो सीमांचल की आबरू का गोया इन लोगों ने सौदा किया है। इसलिए इस स्कैंडल में जो लोग भी शामिल हों उन तमाम तर लोगों को निकालिए और उन तमाम लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। समाज में भी एक मिजाज बनना चाहिए। आज उस लड़की का बाप किस शर्म से सर उठा के देखेगा? वो लोग जो उनके घरों में हाजिरी दी है किस शर्म से लोगों के सामने में रहेगा? ऐसे तमाम तर लोगों को और सोसाइटी में इनके खिलाफ फैजा बननी चाहिए। मैंने पहले भी कहा था, आज हमारे यहाँ हलाल व हराम, सिर्फ लोग ये समझते हैं कि हराम जानवर का गोश्त खाना हराम है, सूद खाना हराम है, लेकिन वो नहीं समझते हैं कि हमारी महफिलों में लड़का लड़कियों को जो इतनी आसानी के साथ मिलने दिया जा रहा है, उससे समाज में बड़ी बुराइयाँ आई हैं, है ना। मैं तो कहूँगा कि वो धूप ही बेहतर थी इस छाँव घनेरी से, वो तो जिस्म को जलाती थी, ये रूह को जलाए। कल तक का जाहिर और अनपढ़ भारत ही शायद अच्छा था। आज जो गांव की कुछ लड़कियां पढ़ ली हैं, उसमें से समझदार भी कुछ बनी हैं, नौकरियां भी नहीं हैं, लेकिन बहुत सारी लड़कियां मोबाइल में। अभी तो ये भी खबर आ रही है, ये होश के ठिकाने लें। अभी मौलाना खलील सज्जाद नौमानी साहब दामद बरकातुहुम का भी हम लोगों ने ये देखा कि मुजफ्फरनगर में 40 लड़कियाँ पकड़ी गईं और सभी मुसलमान लड़कियाँ थीं, और जो लड़के उनके साथ रंगरेली करते हुए पकड़े गए उसमें चंद मुसलमान थे और बाकी गैर मुसलमान थे। शर्म नहीं आ रही हमारे लोगों को? खबरें यहाँ भी आ रही हैं कि किशनगंज से बेटियाँ रात को 10 बजे यहाँ से सिलीगुड़ी ले जाई जाती हैं और फिर 4 बजे पहुँचाई जाती हैं। कौन उठेगा इसके लिए? गाँव के मुखिया जी, जामा मस्जिद के इमाम साहब, नसीहत फरमाने वाले हमारे अकाबरीन, हाँ, हमारे MLA, हमारे MP, सब लोगों को उठना पड़ेगा, वरना शुतुरमुर्ग की तरह शिकारी को देखकर रेत में सर छुपा लेने से हम शिकारी से नहीं बच पाएंगे। इन हालात में हमारे अकाबरीन को, हमारे जिम्मेदारों को मिलकर बैठना चाहिए। एक अगर हम पर आफत आ रही है, अगर वक्त बिल की, NRC की, तो हम उसके लिए लड़ रहे हैं, और जो हमारी अखलाकी बस्ती में आग लगाई गई है इस पर भी हमारे लोगों को बैठना चाहिए। हम इन बातों को महफिलों में भी करते हैं। हम अपने अकाबरीन से भी दरख्वास्त करते हैं आपके माध्यम से कि साहब, इस्लाह मुआशरा का सिर्फ जलसा नहीं करना पड़ेगा, ये जो बदतरीन किस्म की शक्ल सामने में आई है, हमको इसके लिए कोई उपाय ढूंढना पड़ेगा, और हम लोग इंशाल्लाह अनकरीब इन लोगों से इस सिलसिले में बात करने वाले भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका KDV लाइव में बात करने के लिए। ये थे AIMIM बिहार प्रदेश अध्यक्ष अमर विधायक अख्तरुल ईमान साहब। हम दोनों के बीच में जो भी बातचीत हुई है, आप सभी तरीके से आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, आप अपनी राय रख सकते हैं। मैं हूं फिरदौस गनी, मेरे सहयोगी है महशर आलम। आप देख रहे हैं KDV लाइव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।